हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट को आगे बढ़ाएंगे। तो आज एक ही थियरी हमें पढ़नी है। कौन सी? देखो, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट, और उसी के लिए फेज़र डायग्राम सॉल्यूशन हमें पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाओगे। ठीक है, और डायग्राम में ये तीनों कंपोनेंट होने चाहिए, एल सी एंड आर। ओके, और तीनों सीरीज में रखने हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया, ये इंडक्टर, ये एक कैपेसिटर और ये एक रेजिस्टर, और तीनों को हमने एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ का जो वोल्टेज है वो हम ले लेते हैं वी एम साइन ओमेगा टी। ये इंडक्टर एल, कैपेसिटर सी, रजिस्टर आर, और यहाँ से जो करंट पास हो रहा है उसको हम नाम दे देते हैं स्मॉल आई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम केवीएल अप्लाई करें, ठीक है, ऑन अप्लाइंग KVL टू गिवन लूप, चलो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? तो यहाँ का जो वोल्टेज है वो इंडक्टर के लिए भी होगा, कैपेसिटर के लिए और रेजिस्टेंस के लिए, और तीनों वोल्टेज का आप एडिशन करो तो ये वोल्टेज आपको मिलना चाहिए। बट एडिशन कैसा वो समझो। एडिशन होना चाहिए या तो इंस्टेंटेनियस या तो विथ डायरेक्शन। अब हम बोलेंगे कि वोल्टेज की डायरेक्शन तो होती नहीं है, वो तो स्केलर क्वांटिटी है। बट अगर आप वोल्टेज को फेज़र डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हो तो हम वोल्टेज को एज अ वेक्टर सिलेक्ट करते हैं, और तब हमें करना है वेक्टर एडिशन। या तो आप इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ले सकते हो, तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के लिए हम क्या करेंगे? तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर प्लस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इक्वल टू टोटल वोल्टेज V। तो यहाँ पे आएगा L इंटू डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी प्लस आई इंटू आर इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, चलो ये हमारा इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको टेक्स्ट बुक में दो मेथड दी हुई है। एक है फेजर डायग्राम सॉल्यूशन और दूसरी मेथड है एनालिटिकल सॉल्यूशन। दोनों मेथड में आपको सेम रिजल्ट मिलता है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं फेजर डायग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो आपको इक्वेशन मिला उसी का सॉल्यूशन हमें करना है, और वो भी फेजर की हेल्प से। तो स्टार्ट करेंगे फेजर डायग्राम सॉल्यूशन। चलो, फेजर डायग्राम सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको इन सभी के फेजर्स याद होने चाहिए, और सभी में वोल्टेज एंड करंट के बीच में क्या रिलेशन है, कौन सा एंगल है, कौन आगे है कौन पीछे, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो देखो, हम सबसे पहले बनाएंगे एक फेजर। ठीक है, और जिसकी हेल्प से फिर हम अलग अलग इक्वेशंस बनाएंगे। चलो, सबसे पहले फेजर बना लेते हैं। तो फेज़र के लिए आपको याद रखना है कि सबसे पहले डिसाइड करो कनेक्शन कौन सा है, सीरीज़ या पैरेलल। तो हमें पता चलेगा कि ये सीरीज़ कनेक्शन है। सीरीज़ कनेक्शन में सेम क्या होता है, करंट या वोल्टेज। तो पता है कि सीरीज़ में हर एक कंपोनेंट में से पास होने वाला करंट सेम होता है। तो सबसे पहली बात, जो सेम है सभी कंपोनेंट के लिए, वो सबसे पहले ड्रॉ करो। तो मैंने यहाँ पे सपोज ड्रॉ कर लिया करंट। ठीक है, तो ये जो मैंने वेक्टर ड्रॉ किया है वो करंट के लिए है। तो ये हो गया करंट I।
अभी सभी सर्किट में हमने अलग अलग सर्किट पढ़ के रखी है। एक एसी सर्किट विथ ओनली रेजिस्टेंस, एसी सर्किट विथ ओनली कैपेसिटर, एसी सर्किट विथ ओनली इंडक्टर। सभी में हमें वोल्टेज एंड करंट के बीच में रिलेशन मिलता था। तो चलो अभी करंट का ग्राफ तो मैंने ड्रॉ कर लिया और करंट सबके लिए सेम है, तो सभी के लिए करंट हमने बना लिया। अभी बनाने हैं वोल्टेज। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस वी आर और ये करंट दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो हमने एसी सर्किट विथ ओनली रेजिस्टेंस में पढ़ा था आई एंड वी बोथ आर इन सेम फेज, दोनों सेम फेज में है। और हमें उस सर्किट में पता चला था फेज डिफरेंस क्या मिलता था, 0 डिग्री। इसीलिए वोल्टेज का मैं जब यहाँ पे वोल्टेज का जब मैं फेज़र बनाऊँ रेजिस्टेंस के लिए, तो करंट की डायरेक्शन में ही आएगा। इसीलिए ये बना वी आर, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। अब बात करते हैं इंडक्टर के लिए। तो इंडक्टर के लिए फाई की वैल्यू आ रही थी -π/2 और हम बोलते थे आई लेग्स बिहाइंड वी बाय π/2। तो आई है वो v से π/2 जितना पीछे था। अब देखो आई अगर पीछे है तो v क्या होगा, v आगे होगा। और ये सब रेस कौन सी डायरेक्शन में लगी हुई है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है, अगर इसको पीछे रखना है तो वोल्टेज को इधर आना पड़ेगा, और वो भी 90 डिग्री एंगल पे। इसीलिए हम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ऐसे बनाएंगे। कितने एंगल पे, 90 डिग्री एग्जैक्ट हम बनाएंगे, ठीक है। चलो तो ये बन गया वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। चलो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के लिए क्या करेंगे? तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के लिए सबसे पहले कैपेसिटर में याद करो फेज डिफरेंस मिलता था π/2। हम लिखते थे आई लीड्स वी बाय π/2, मतलब आई है वो v से π/2 जितना आगे है। अब देखो करंट को अगर आगे रखना है तो इंडक्टर का वोल्टेज कैपेसिटर का वोल्टेज इस डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि रेस लगी हुई है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैपेसिटर के लिए वोल्टेज का ग्राफ बनाएंगे और वो रखेंगे हम करंट से पीछे। ठीक है, तो ये बन गया वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। इन सभी को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इन सभी को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं हम। चलो अभी क्या करेंगे, अभी हमें निकालना है इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर, ताकि हमें रिजल्टेंट वोल्टेज मिल सके। तो देखो ये दोनों ऑपोजिट है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 180 डिग्री। ये देखो ये एंगल है ना, तो ये दोनों ऑलवेज एक दूसरे को अपोज करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना चाहे तो मैग्नीट्यूड है उसका क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। तो हम मान के चलते हैं कि इतना जो वेक्टर है उतना वेक्टर हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, तो ये पार्ट बचेगा और जो बच रहा है वो क्या होगा, VC माइनस VL। समझ में आया? तो अभी हम बना लेते हैं VC माइनस VL वेक्टर, शायद इतना मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये बन गया VC माइनस VL। अगर आप वेक्टर के फॉर्म में लिखते हो तो VC वेक्टर प्लस VL वेक्टर, तब एडिशन है। ऐसा क्यों? VC वेक्टर प्लस VL वेक्टर करने से सब्ट्रैक्शन कैसे होगा?
तो ये वेक्टर के अंदर डायरेक्शन छुपी हुई है। सपोज ये डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है, तो ऑटोमेटिक सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, और वेक्टर नहीं लिखते हो तो फिर आपको सब्ट्रैक्शन करना है, क्योंकि आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन तो कहीं पे है नहीं, तो डायरेक्शन आपको यहाँ पे नेगेटिव लिख के दिखानी पड़ेगी कि ये दोनों अपोजिट हैं। ठीक है, चलो अभी हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट वोल्टेज निकालते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट वोल्टेज। तो यहाँ से देखो कौन कौन से वोल्टेजेस है हमारे पास, वो सबसे पहले नोट करो। एक तो ये VR और एक ये VC प्लस VL विथ डिरेक्शन, VC प्लस VL विथ डिरेक्शन। अब ये दो वेक्टर ही है हमारे पास, एक है VR, एक है VC माइनस VL, या तो आप वेक्टर के फॉर्म में लिखो तो VC वेक्टर प्लस VL वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आपको भी पता है कि पैरेललोग्राम की हेल्प से हम निकाल सकते हैं ऐसे, और ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर V। समझ में आया? तो अभी भी हम यहाँ पे सेम वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाना है। तो ये मैं लाइन खींच रहा हूँ VR के पैरेलल, और यहाँ से मैं लाइन बनाऊंगा VC प्लस VL से पैरेलल। जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे मुझे मिल गया V वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अभी देखो ये जो टोटल हमने जितने भी चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ की है वो किसके लिए ड्रॉ की है, कि हमें एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट एंड एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज के बीच में एंगल पता चल सके। तो ये एंगल है फाई, और ये जो पूरा डायग्राम बना है वो कौन सी कंडीशन के लिए है, VC ग्रेटर देन VL के लिए। अगर VL ग्रेटर देन VC लो तो भी राइट है, तो ग्राफ है उसमें ये VL की वैल्यू बढ़ जाएगी और ग्राफ यहाँ पे कहीं पे आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब ये रेस लगी हुई है ये डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अभी भी करंट है वो वोल्टेज से आगे है, कितना, फाई जितना। करंट आगे क्यों रहा, क्योंकि ये नेटवर्क बन गया कैपेसिटिव नेटवर्क, क्योंकि कैपेसिटर का वोल्टेज ज़्यादा है। ठीक है ना, तो उसी की प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो होने वाली है। चलो ये फेज़र अगर आपको बनाना आ गया तो फिर बाकी पूरा चैप्टर एकदम इजी है, पूरी थियरी, सॉरी हाँ, पूरा चैप्टर तो नहीं, पूरी थियरी एकदम इजी है। अभी हम एक काम करते हैं, जो ट्रायंगल हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको नाम दे देते हैं OAB। ओके, और फेज़र डायग्राम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमें इक्वेशन 1 मिला था, है ना, उसी का सॉल्यूशन हमें यहाँ पे सबसे पहले गेस करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज गिवन बाय, चलो सॉल्यूशन क्या होगा, I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, अब ये कहाँ से हमने गेस किया, तो ये समझो कि एक टाइप की सिंपल हार्मोनिक मोशन है चार्ज की, और उसी के लिए हमने यहाँ पे एक इक्वेशन बनाया है। अब ये तो सपोज किया है, ये एग्जैक्ट नहीं है सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो अननोन क्वांटिटीज़ है, एक तो ये IM है ना, IM की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन हमारे लिए है फाई, ये जो फाई है वो कौन से फॉर्मूला से मिलेगा वो भी हमें दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस फाई हमने मान लिया कि करंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पे कहीं पे मिलेगी, और एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट सपोज फाई होगा, बट वो फाई की वैल्यू कहाँ से मिलेगी वो हमें यहाँ पे उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। तो ये बन गया हमारे लिए इक्वेशन 1 जो आपका मेन इक्वेशन है,
और अभी हमारे दो टारगेट है, एक Im की वैल्यू फाइंड करना और दूसरा फाई की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, चलो अभी बात करेंगे सप्लाई वोल्टेज के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप सप्लाई वोल्टेज। चलो सप्लाई वोल्टेज के लिए अगर वेक्टर फॉर्म में लिखो तो तीनों का एडिशन आएगा, VR प्लस VC प्लस VL। ठीक है, बट यहाँ पे जो फेजर की लेंथ है, लेंथ ऑफ ऑल फेजर्स, जो यहाँ पे लेंथ है वो मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे कि VR हमने लिखा था ना ये, तो ये अगर मैं पूरी लेंथ कंसीडर करूँ, VR की ये पूरी लेंथ कंसीडर करूँ तो ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू हो गई, तो VRM लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ VRM इक्वल टू क्या होगा, मैक्सिमम करंट इनटू रेजिस्टेंस R। सेम वे VLM सबसे पहले ले लेते हैं VCM, तो वो बनेगा IM इंटू XC। और VLM करूँ तो वो मिलेगा मुझे IM इंटू XL। ठीक है, तो ये वोल्टेज अक्रॉस ऑल कंपोनेंट्स हमें मिल गए। लेंथ ऑफ ऑल फेजर्स आर गिवन बाय, ऐसे करके आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टर है R, कैपेसिटेंस के लिए रेजिस्टेंस है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टर के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, अभी फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम ट्राइंगल OAB, हमने जो ट्राइंगल सिलेक्ट किया है उसके लिए अब देखो पूरी लेंथ लेनी है, तो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि क्या लेना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू। और ये ट्राइंगल के लिए बात कर रहे हैं, तो ये ट्राइंगल देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे। तो आपको जो यहाँ पे V दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये बन गया हाइपोटेनियस। एंगल फाई के लिए ये एडजेसेंट साइड और ये AB जो है वो ऑपोजिट साइड। तो यहाँ पे हम फ्रॉम ट्राइंगल OAB पाइथागोरस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। चलो OB स्क्वायर मतलब मैक्सिमम वोल्टेज का स्क्वायर, तो यहाँ पे VM स्क्वायर आएगा। OA स्क्वायर मतलब क्या, तो OA मतलब यहाँ से यहाँ तक किसका वोल्टेज है, रेजिस्टेंस का, और उसकी भी क्या लेनी है, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे आएगा VRM स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AB मतलब क्या, इतना पार्ट, और ये पार्ट यहाँ पे आपको दिखेगा इतना, तो वो है VC प्लस VL। बट याद रखो ये विथ डायरेक्शन था इसीलिए एडिशन है, अगर विदाउट डायरेक्शन लिया जाए तो ये सब्ट्रैक्शन है। तो मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ, VCM माइनस VLM होल स्क्वायर। तो ये बना VM स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं IM इंटू R होल स्क्वायर। देखो तीनों कंपोनेंट के वोल्टेज हमने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो वही सारे फॉर्मूलाज हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं। प्लस VCM क्या था, IM इंटू XC, VLM क्या था, IM इंटू XL, यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। VM स्क्वायर इक्वल टू IM स्क्वायर कॉमन निकाल लो, IM स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से मुझे पता चला IM इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ VM डिवाइड बाय अंडर रूट, क्योंकि दोनों तरफ रूट लेना पड़ेगा।
आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्वायर। तो यहाँ पे करंट है, यहाँ पे वोल्टेज है, तो नीचे वाला टर्म क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए। ओके, तो आई एम इक्वल टू ये बन गया, नीचे वाला जो टर्म है वो बन गया इम्पीडेंस Z। ठीक है, तो आई एम इक्वल टू मिल गया वी एम डिवाइड बाई जेड। और देखो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो फिनिश हुआ, क्योंकि हमें आई एम है वो फाइंड करना था। मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि हमें दो चीज़ें यहाँ पे फाइंड करनी है, एक तो आई एम और एक फाइव। तो यहाँ पे एक काम तो फिनिश हो गया। ठीक है, आई एम इक्वल टू क्या मिल गया, वी एम बाई जेड। और आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे वेर जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्वायर। और ये क्या है, तो ये है इम्पीडेंस ऑफ नेटवर्क। अभी इम्पीडेंस नाम क्यों दिया है ना, रेजिस्टेंस दे सकते थे, रिएक्टेंस दे सकते। देखो आर हम क्या बोलते थे, रेजिस्टेंस। एक्सी और एक्सएल को क्या बोलते थे, रिएक्टेंस। ये रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो फिर अलग नाम देने की क्या जरूरत पड़ गई। इम्पीडेंस तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के लिए है ही नहीं। एक्चुअली इम्पीडेंस वर्ड कहाँ पे यूज होता है, इम्पीडेंस यूज होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स ओपोज करता है उसका एक टाइप का मेजर है। तो इम्पीडेंस मतलब क्या, कि जो फोर्स है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को कितना ओपोज कर पाएगा। तो उसके लिए एक रेशियो निकालते हैं, फोर्स टू वेलोसिटी रेशियो, उसको बोलते हैं इम्पीडेंस। तो यहाँ पे क्यों यूज़ किया, तो समझो रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्ट करना और रिएक्टेंस का मतलब होता है रिएक्ट करना। अब देखो यहाँ पे जो इफेक्ट है वो रेजिस्टेंस और रिएक्शन है ना, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों की कंबाइंड इफेक्ट है, इसलिए ना तो हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं ना तो रिएक्टेंस बोल सकते हैं। इम्पीडेंस का मतलब होता है ऑब्स्टेकल, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव हो रहा है और उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आता है, उसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। ठीक है, ये वर्ड एक्चुअली वहाँ से आया है, तो हमने सिर्फ नाम दे दिया इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का मतलब रहेगा सिर्फ ओपोज करना। ठीक है, तो यहाँ पे करंट ओपोज हो रहा है, फिर चाहे वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस की वजह से हो, थोड़ा सा रिएक्टेंस की वजह से हो, तो ओपोज हो रहा है, इसलिए हमने नाम दे दिया इम्पीडेंस। ठीक है, तो आई एम इक्वल टू वी एम डिवाइड बाई जेड याद रखना। सेम वे अगर आई आर एम एस हो, अगर आपको आर एम एस वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे वी आर एम एस डिवाइड बाई जेड कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आई एम इक्वल टू आप लिखोगे √2 इंटू आई आर एम एस, मतलब यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वी एम की जगह पे √2 इंटू वी आर एम एस करोगे, √2 वैसे भी कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम फिनिश हुआ। दूसरा काम क्या था, दूसरा काम था हमारा फाई फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज फाइंड करना। तो फिर से ले लो ट्राइंगल ओ ए बी, तो फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी चलो tan फाई इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा है, ओ ए बी। tan फाई इक्वल टू क्या करना है, ऑपोजिट साइड मतलब ये ए बी और एडजेसेंट साइड मतलब ये ओ ए। तो यहाँ पे ए बी डिवाइड बाई ओ ए होगा। ए बी क्या था, तो वी सी माइनस वी एल था। ओ ए क्या था, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस था, मतलब यहाँ पे रहेगा आई एम इंटू एक्स सी, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं हम, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वी सी एम माइनस वी एल एम डिवाइड बाई वी आर एम। ओके, यहाँ पे आई एम इंटू एक्सएल और यहाँ पे नीचे आएगा आई एम इंटू आर, ऊपर से आई एम कॉमन निकल के कैंसिल आउट, तो ये बन गया एक्स सी माइनस एक्सएल डिवाइड बाई आर। चलो यहाँ से हमें फाई की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो दोनों काम हमारे यहाँ पे फिनिश हो गए। हमें आई निकालना था, आई एम वो भी निकल गया, फाई की वैल्यू चाहिए थी वो भी निकल गई। ठीक है, और यहीं से हम जेड है उसको एक डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं
तो यहाँ पे लिखते हैं इम्पीडेंस डायग्राम। तो इम्पीडेंस डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जिसमें इम्पीडेंस के सारे कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशन आपको इजीली पता चल सके। मतलब ये देखो, ये Z है, ऑपोजिट साइड है वो XC माइनस XL है, एडजेसेंट साइड है वो R है, और यहाँ पे जो एंगल बना था वो फाई। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे जो हमने बात की थी वो VC ग्रेटर देन VL के लिए थी। सेम वैसे ही VL ग्रेटर देन VC भी हो सकता है, इसलिए हम अभी दोनों केसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं केस 1। केस 1 तो उसमें आएगा XC ग्रेटर देन XL। अगर XC ग्रेटर देन XL है तो यहाँ पे tan फाई में फाई की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। तो अगर ऐसा है तो फाई की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, और फाई की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब आप लिखोगे I लीड्स V बाय एंगल फाई। तो I का ग्राफ है वो V से फाई जितना आगे रहेगा। और जैसे ही हमें ये पता चले हमें ग्राफ बनाना है वोल्टेज एंड करंट का विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी, तो यहाँ पे ग्राफ बना देते हैं। आप यहाँ पे लिख दोगे ओमेगा टी, और यहाँ पे वोल्टेज एंड करंट दोनों। सबसे पहले वोल्टेज का ग्राफ अपने हिसाब से बना लो। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ तो ठीक से नहीं बनेगा, आप अच्छे से बना लेना, ठीक है। I लीड्स V बाई फाई। I है वो V से फाई जितना आगे रखना है। देखो I को, अब I आगे है मतलब क्या? कम टाइम लेगा। तो कोई भी एक शेप डिसाइड करो। सपोज मैंने वोल्टेज के लिए ये शेप डिसाइड किया, वही शेप बनेगा करंट में थोड़ा सा पहले, मतलब सपोज यहाँ पे, ठीक है। तो वो एंगल कौन सा होगा? फाई, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, और जो शेप वोल्टेज बना रहा है वही शेप करंट भी बनाएगा थोड़ा पहले। ओके, मतलब किसी भी हाल में करंट है वो वोल्टेज से थोड़ा आगे रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, समझो ये जो लाइन है और ये लाइन, दोनों के बीच में एंगल रहना चाहिए फाई। चलो, ये क्या बन गया? तो ये बना ग्राफ वोल्टेज एंड करंट का। अभी फेज़र बाकी है, तो अभी बात करते हैं फेज़र की। तो कोई भी एक टाइम सिलेक्ट कर लो जहाँ पे हम कंपेयर कर पाए वोल्टेज एंड करंट को। तो सपोज मैं एक यहाँ पे टाइम सिलेक्ट करता हूँ, और जहाँ पे एंगल बन रहा है ओमेगा इंटू T1, कोई भी एक टाइम T1 के लिए, ठीक है। तो जहाँ पे वोल्टेज का ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे ये लाइन ले लो वोल्टेज के लिए, और जहाँ पे करंट का ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे आप लाइन ले लो करंट के लिए, ठीक है। ओमेगा इंटू T1 एंगल पे आप वोल्टेज के लिए एक फेज़र बना दो। तो ओमेगा इंटू T1 एंगल के लिए हमने बना दिया वोल्टेज के लिए एक फेज़र, ठीक है। सपोज ये एंगल था 90 के आसपास रहेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री यहाँ पे होता है, ठीक है। और ये ग्राफ बन गया वोल्टेज का। तो करंट का उससे फाई जितना आगे रखना है। अब आगे रखना है इसका मतलब क्या? तो इस तरफ रेस लगी हुई है, कौन सी डायरेक्शन में?
एंटी क्लॉकवाइज करंट आगे है, मतलब इस तरफ कहीं पे रखना पड़ेगा आपको। तो ये ग्राफ बन गया करंट का, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो यहाँ पे हम दिखा देंगे। ये जो एंगल है वो एंगल बन रहा है फाई। ओके, और यहाँ पे जो वोल्टेज ने इनिशियल एंगल बनाया है वो है ओमेगा इंटू T1। इसीलिए तो करंट के इक्वेशन में आता है आई एम इंटू साइन ओमेगा टी, तो है ही प्लस फाई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ओमेगा टी, यहाँ से यहाँ तक फाई, तो टोटल एंगल बनेगा ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, ये केस 1 हो गया। अब बात करते हैं केस 2 की। चलो केस 2 के लिए क्या करेंगे, तो अभी बात करते हैं कि एक्सएल अगर ग्रेटर देन एक्ससी है, अगर एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो ये जो 10 फाई में एक्सएल है वो बढ़ जाएगा, फाई की वैल्यू आपको मिलेगी नेगेटिव। तो यहाँ पे आपको फाई मिलेगा लेस देन 0, यहाँ पे फाई पॉजिटिव था, अभी मिल गया फाई नेगेटिव। चलो ये फाई नेगेटिव है, इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब है कि करंट है वो वोल्टेज से पीछे रहेगा इस बार। ठीक है, और ये जो सर्किट है वो बन जाएगी इंडक्टिव सर्किट, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टेंस की प्रॉपर्टीज़ फॉलो होती है। तो यहाँ पे आप लिखोगे आई लेग्स बिहाइंड वी बाय एन एंगल फाई। ओके, तो आई लेग्स बिहाइंड वी बाय फाई। ठीक है, और यहाँ पे आई लीड्स वी बाय फाई था। और सेम वे आप ये डायग्राम बना लोगे, बट इस बार क्या करना है, इस बार जो करंट का ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा, थोड़ा आगे आएगा, मतलब जो वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है करंट यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे। अगर एग्ज़ाम में आए ड्रॉ करने के लिए तो याद रखना। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेगा ऐसे, ऐसे ग्राफ आएगा, हर बार करंट आगे रहेगा। ठीक है, अभी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर एग्ज़ाम में ये ग्राफ भी ड्रॉ करने के लिए पूछे तो आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और ये जो सर्किट है वो सर्किट कैसी कहलाएगी, कैपेसिटिव सर्किट या तो कैपेसिटिव नेटवर्क। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर की चलेगी, यहाँ पे देखो इंडक्टर का राज चलेगा, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा है तो इंडक्टर का वोल्टेज भी ज़्यादा रहेगा। तो ये है इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, चलो तो ये फेजर डायग्राम सॉल्यूशन यहाँ पे फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में रेजोनेंस से ये टॉपिक को, मतलब जो सिलेबस है उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो, और एक दो बार अच्छे से रिटर्न प्रैक्टिस करके चेक कर लेना समझ में आ गई है या नहीं। ओके, थियरी। चलो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।